नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये वो डिक्लेरेशन है जिसने इज़राइल की नींव रखी। ये डिक्लेरेशन 1917 में जो उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर बाल्फोर, इन्होंने रॉथशाइल्ड को लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको जूइश होमलैंड देंगे पैलेस्टाइन में। तो अभी क्यों? तो ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा था। तो उसकी वजह से उनको लगा कि अगर अपने पास पूरे ज्यूज़ का सपोर्ट आ जाएगा तो अपन बहुत ज़्यादा आगे आ सकते हैं, क्योंकि 1900 में जैसे ही ज़ायनिस्ट कांग्रेस क्रिएट हो गया और उसका बहुत बड़ा सेंटर था मैनचेस्टर, वहाँ से सर वाइजमैन, डेविड बेंगुरियन, ऐसे बहुत से अच्छे लीडर आगे आके वो बहुत ज़्यादा ज़ायनिस्ट मूवमेंट को आगे आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पूरे यूरोप में एंटीसेमिटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसके खिलाफ जूस लोग आगे आ रहे थे और वो कह रहे थे हमको एक जूइश होमलैंड चाहिए। तो इसीलिए जूस का सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको एक होमलैंड देंगे पैलेस्टाइन में, क्योंकि आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। तो जर्मनी वेस्ट फ्रंट पे और ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी जो अफ्रीका में और एशिया में थी, वहाँ पे उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा था ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और जर्मनी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट कर रहा था। एक तरह से वो वॉर में पीछे जा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने एक मास्टर कार्ड निकाला ज्यूज़ का। इसी मास्टर कार्ड भी कह सकते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी में सारे जूस के ऊपर एक सब लोग डाउट की तरफ देख रहे थे। इन्होंने पूरे जोश के साथ अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं किया। यही रीज़न था कि हिटलर भी जूस को बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा कि इन्होंने अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं किया। तो अब आते हैं अपन मोटिव्स फॉर ब्रिटेन पब्लिक सपोर्ट। तो जैसे मैंने कहा आपको कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद उनको जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और जो यूरोप में जो जूस थे उनका सपोर्ट पाना था। उसके बाद ब्रिटेन ये भी चाहता था कि अगर पैलेस्टाइन बने तो उसके ऊपर वो एक ब्रिज बनेगा एशिया और अफ्रीका के बीच में। वो ट्रेड रूट को कंट्रोल भी करना चाहते, क्योंकि अगर कोई भी स्मॉलर स्टेट बनेगा तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और उस टाइम पे ब्रिटेन उस टाइम का सुपर पावर था, तो वो ये भी सोच रहे थे कि अगर स्मॉलर स्टेट बनेगा तो अपने लिए बहुत अच्छी होगी, अपन आराम से इंटरफेयर भी कर सकते हैं। लेकिन गेम अब भी स्टार्ट होता है। ऑलरेडी जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया, ऑटोमन एम्पायर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट कर रहा था वेस्ट के साथ। मतलब वेस्ट मतलब यूके, फ्रांस, इनका जो अलायंस चल रहा था उसके खिलाफ। इसीलिए उन्होंने मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आए। इसमें यूके गवर्नमेंट ये एग्री हो गया कि हम आपको अरब इंडिपेंडेंस देंगे और वॉर होने के बाद आपको एक अरब स्टेट भी देंगे। इसके एक्सचेंज में शेरिफ ऑफ मक्का को ये करना पड़ेगा कि वो अरब रिवोल्ट्स करे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। और यही एक बड़ी बात बन गई वॉर के पहले भी और वॉर के बाद भी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन ने कहा था कि हम आपको पूरा अरब स्टेट देंगे, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज़ को फाइनलाइज नहीं किया था कि हम आपको कौन सा एरिया देंगे। तो अरब्स को लगा कि हमको पैलेस्टाइन मिलेगा, लेकिन पैलेस्टाइन वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यही कारण था कि लेकिन अरब रिवोल्ट क्यों करना ज़रूरी था? क्योंकि जैसे ही गलीपोली कैंपेन फेल हो गया, उस टाइम पे यूके को रियलाइज़ हो गया कि अब अपने को और
सपोर्टर्स चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अंदर रिवोल्ट्स करवाना स्टार्ट करना सोचा। इसलिए उन्होंने फर्स्ट कांटेक्ट किया या मतलब बातचीत की हुसैन शरीफ ऑफ मक्का को कि आप वहाँ पे रिवोल्ट्स करो ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, उसकी वजह से वो इंटरनली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अपने लिए अच्छा होगा। तो ये मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या हुआ, ये मैकमोहन उस टाइम पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे इजिप्ट के, और ये वही मैकमोहन है जिन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर भी फाइनलाइज किया था। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। और हुसैन उस टाइम पे शेरिफ ऑफ मक्का थे। आफ्टर द खलीफा मुस्लिम्स में एक शेरिफ ऑफ मक्का की बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट थी और है, तो उसी का वो फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम्स खलीफा के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने शेरिफ ऑफ मक्का को अप्रोच किया और उनका सपोर्ट लिया, और उनसे डील किया कि अगर पोस्ट वॉर अपन जीत जाते हैं तो हम आपको एक अरब स्टेट देंगे। लेकिन इसमें ये दिक्कत हो गया कि उन्होंने बाउंड्रीज फाइनलाइज नहीं किया। उन्होंने ये बस कहा कि हम आपको सीरिया वाला एरिया नहीं देंगे, लेकिन बाकी जो पैलेस्टाइन एरिया है और नीचे का जो इज़राइल के जो ईस्ट में है वो वाला एरिया उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया वॉर के बाद। आप ये दे सकते हैं कि वॉर के बाद ये साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट था, अपन आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब भी एक प्रॉब्लम हो जाती है 1960s में। साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट जो ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली साइन किया था, और इन्होंने ये कहा था कि हम वॉर के बाद ये एरिया बांट लेंगे, और ये शेरिफ ऑफ मक्का के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। तो शेरिफ ऑफ मक्का ने तुरंत ही वॉइस रेज किया, तो उस टाइम पे मैकमोहन को अपना रिज़ाइन देना पड़ा था। और उसमें साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि ये जो भी रेड वाला पार्ट है वो यूके रखेगा, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो फ्रांस रखेगा। तो उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसजॉर्डन का ले लिया, पैलेस्टाइन भी वो रखेंगे, तो ये तो पूरा वो ये तो पूरा वायलेशन है। तो इसीलिए शेरिफ ऑफ मक्का ने बाद में एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया, और 1990s में जो वर्सल ऑफ ट्रीटी थी उसको भी साइन करने से मना कर दिया। और 1921 में ब्रिटिश एक प्रपोजल लेके आया नया कि हम वो जो एरिया है उसको ब्रिटिश मैंडेट बनाएंगे, लेकिन उसको अगेन इन्होंने मना कर दिया ये कह के कि पैलेस्टाइन में हम जायनिस्ट को और सीरिया में हम फॉरेनर्स को नहीं आने देंगे। जो बाहरी पावर से फ्रांस कंट्रोल करना चाहता था सीरिया को, और यूके कंट्रोल करना चाहता था फ्रांस को, यूके कंट्रोल करना चाहता था पैलेस्टाइन को। तो वो ट्रीटी अगेन फेल हो गई। तो उसके बिहाफ में यूके ने बाद में अबू सऊद को सपोर्ट किया कि हुसैन को हरा दे शेरिफ ऑफ मक्का को। इस तरह से उन्होंने अगेन पूरा अरब वर्ल्ड डिवाइड करके जीत लिया। तो यही एक बहुत बड़ी बात थी पोस्ट वॉर में बात भी, कि बाल्फोर अगर नहीं होता तो इज़राइल का जन्म नहीं होता। अगर इज़राइल का जन्म नहीं होता तो ये जो मिडल ईस्ट में आज जो भी हो रहा है, जो भी पैलेस्टाइन के साथ जो इश्यू हो रहा है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके।